हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं आपका केमिस्ट्री टीचर अमन ड्यूका इंडिया में आपका स्वागत करता हूँ। हम ड्यूका इंडिया के इस प्लेटफॉर्म पे गवर्नमेंट स्कूलों के बच्चों के लिए फ्री में एजुकेशन सर्विस प्रोवाइड करवा रहे हैं। इसके अंतर्गत आज हम क्लास 11th का थर्ड चैप्टर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, केमिकल बॉन्डिंग उसको पढ़ने वाले हैं। अब तो फोर्थ में भी आ गए। तो केमिकल बॉन्डिंग के बारे में हम आज पढ़ेंगे कि केमिकल बॉन्डिंग होती क्या है, केमिकल बॉन्डिंग के अंदर क्या-क्या चीजें हमें पढ़नी चाहिए, है ना? हम बेसिक से धीरे-धीरे सब पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों केमिकल बॉन्डिंग होता क्या है? पहले तो ये अपनी सोचने वाली चीज है। देखो, केमिकल का मतलब कुछ ना कुछ तो सर केमिस्ट्री का लोचा है, कुछ ना कुछ तो केमिकल है ना? और बॉन्डिंग का मतलब क्या है? बॉन्ड है। बॉन्ड का मतलब क्या होता है? आप और आपके दोस्त के बीच में एक बॉन्ड होगा, तो इस बॉन्ड का मतलब है दोस्ती, फ्रेंडशिप, जिससे आप दोनों अटैच होगे। तो केमिकल बॉन्डिंग कोई आपसे पूछे व्हाट इज केमिकल बॉन्डिंग, तो आप क्या बोलोगे? ये एक टाइप की दोस्ती है एटम्स के बीच में। और दोस्ती कैसे होती है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से। तो केमिकल बॉन्डिंग क्या होगी दोस्तों? इट इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ये एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो दो एटम को आपस में बाइंड करके रखता है ना? इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन व्हिच बाइंड्स द एटम्स ऑफ ए मॉलिक्यूल, है ना? तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम क्या कहते हैं दोस्तों? केमिकल बॉन्डिंग कहते हैं। यदि आपको आपके स्कूल के मास्टर साहब ये पूछते हैं कि मेरे को एक बात बताओ व्हाट इज केमिकल बॉन्डिंग, तो दोस्तों क्या बोलोगे? सर केमिकल बॉन्डिंग एक्चुअली में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दो एटम के बीच का, जिसकी हेल्प से दोनों एटम आपस में कंबाइंड होते हैं। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम क्या कहेंगे दोस्तों? केमिकल बॉन्डिंग कहेंगे। केमिकल बॉन्डिंग। लेकिन ये चीजें इतनी सिंपल नहीं है। थोड़ा-सा इसके बारे में हमें समझना पड़ेगा कि अंदर की मैकेनिज़्म क्या हो रही है। देखो, मान लो कि 2 एटम पास-पास आए हैं, 2 लोग पास-पास आएँगे, अरे! 2 लोग पास-पास आएँगे, तो उनके बीच में कुछ ना कुछ अट्रैक्शन होगा ना, ठीक है? तो मैं 2 एटम को पास-पास लाना चाहता हूँ, तो मैंने क्या करा, एक एटम को यहाँ पे लाया और दूसरे एटम को यहाँ पे लेके आया, ठीक है दोस्तों? ये दोनों एटम पास-पास आ रहे हैं। चलो मैं थोड़ा बढ़िया से अच्छे से बनाता हूँ क्योंकि अपने पास तो टूल्स है, तो अच्छे से तो सॉल्व हो जाएगा। ये ऐसे हो सकता है ना, स्लाइड करो क्लियर हो जाएगा ये तो जादू है ये। टेक्नोलॉजी कितनी डेवलप, ये भी नहीं हो रहा होगा। देखो, चलो थोड़ा बढ़िया से करते हैं, एकदम बढ़िया डायग्राम बनाते हैं, समझने में मज़ा आने वाला है, देखते रहो। एटम का बढ़िया डायग्राम बनाते हैं। एक देखो यहाँ मैंने एटम बना लिया, क्या सही चीज़ है नहीं, इसको थोड़ा इधर कर देते हैं। है ना? टेक्नोलॉजी देखो कितनी डेवलप हो गई है। और दूसरा एटम सपोज़ करो मैंने यहाँ बना लिया, ये ये वाला। ये 2 एटम हो गए, ठीक है? ये 2 एटम है, ठीक है? अब हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों एटम के बारे में सपोज़ करो ये दोनों एटम आस-पास आ रहे हैं, ये दोनों एटम पास-पास आएँगे। तो इनके बीच में कुछ ना कुछ तो हलचल होगी ना, हलचल, हलचल करेंगे। तो यहाँ पर क्या है दोस्तों, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस सेंटर पे बैठा हुआ है और यहाँ पर भी क्या है, न्यूक्लियस है, ठीक है? हमने ये चीज़ तो थोड़ी बहुत तो नॉलेज होगी, 8th में या 9th में पढ़ते होंगे कि न्यूक्लियस के आस-पास इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। तो क्या इलेक्ट्रॉन चाचा यहाँ रिवॉल्व करेंगे, यहाँ करेंगे और रिवॉल्व करके यहाँ भी जा सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन चाचा रिवॉल्व कर रहे हैं और चाची हमारी कहाँ बैठी हुई है? सेंटर पे बैठी हुई है। तो सेंटर पे क्या है? पॉजिटिव है और चाचा और चाची के बीच में अट्रैक्शन तो होगा ही, पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में। ठीक है दोस्तों? तो इसका मतलब है कि सेंटर पे पॉजिटिव चार्ज है, जहाँ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बैठे हैं और उसके सेल में इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, इस सेल में भी इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। अब देखो दोस्तों, 2 एटम पास-पास आए हैं, सपोज़ करो एटम एक यहाँ से अप
आया यहाँ तक और दूसरा एटम यहाँ से आया, ये दोनों एटम पास पास आ गए। अब जब दोनों एटम पास पास आएंगे ना, तो क्या होने वाला है, ध्यान से देखो। ये इलेक्ट्रॉन है, तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज है दोस्तों? नेगेटिव चार्ज। और ये भी इलेक्ट्रॉन है, तो इसके ऊपर भी कौन सी चार्ज होगी? नेगेटिव चार्ज होगी। तो नेगेटिव और नेगेटिव आपस में क्या करेंगे? रिपेल करेंगे दोस्तों। तो यहाँ पर क्या होगा? इस नेगेटिव और इस नेगेटिव के बीच में क्या होगा दोस्तों? फोर्स ऑफ रिपल्सन। इसको मैं बोलता हूं फोर्स ऑफ रिपल्सन। और सिमिलरली इस नेगेटिव और इस नेगेटिव के बीच में भी क्या होगा? फोर्स ऑफ रिपल्सन। ठीक है, तो फोर्स ऑफ रिपल्सन इन दोनों के बीच में भी है और फोर्स ऑफ रिपल्सन नेगेटिव नेगेटिव के बीच में है। अच्छा, एक चीज और देखने वाली है कि यहाँ पर इस इलेक्ट्रॉन और इस सेंटर पे जो पॉजिटिव बैठा है, इनके बीच में क्या होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। क्या होगा दोस्तों? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो इस इलेक्ट्रॉन और इनके बीच में क्या हो रहा है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये दूसरे एक दूसरे से अट्रैक्ट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? अट्रैक्ट। सिमिलरली ये वाले भी एक दूसरे से अट्रैक्ट हो जाएंगे। ये वाले, ये भी क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। और ये भी अपना क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। कलर चेंज कर देता हूं, अच्छे से दिखना चाहिए। ये भी अपना क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो मैं आपको क्या समझा रहा हूं कि जब दो एटम पास पास आते हैं, तो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है और फोर्स ऑफ रिपल्सन भी होता है। इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या है दोस्तों? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। और इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव चार्ज के बीच में क्या है? इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा, क्योंकि निगेटिव निगेटिव रिपेल करेंगे। और इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव चार्ज के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, क्योंकि आपस में ये क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। जब दो एटम पास पास आते हैं, तो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्सन होता है। क्या होता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड फोर्स ऑफ रिपल्सन। ठीक है, तो ऐसा है, एक ऐसी कंडीशन आएगी एट सर्टेन मोमेंट ऑफ टाइम और एट इक्विलिब्रियम, दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इक्वल टू फोर्स ऑफ रिपल्सन। मैं क्या समझा रहा हूं? जब दो एटम पास पास आते हैं, तो उनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है और एक फोर्स ऑफ रिपल्सन होता है। कुछ समय के बाद ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्सन एक दूसरे के साथ इक्वलिटी में आएंगे। मतलब कि यहाँ पर हम क्या लिखेंगे बॉन्ड फॉर्मिंग कंडीशंस में? एट बॉन्ड फॉर्मिंग कंडीशन, एट बॉन्ड फॉर्मिंग कंडीशन, एट बॉन्ड फॉर्मिंग कंडीशन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इक्वल टू फोर्स ऑफ रिपल्सन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इक्वल टू फोर्स ऑफ रिपल्सन। ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इक्वल टू फोर्स ऑफ रिपल्सन। ये कब होगा दोस्तों? बॉन्ड फॉर्मिंग कंडीशंस में। कब होगा? बॉन्ड फॉर्मिंग कंडीशन में। ये रहा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इक्वल टू फोर्स ऑफ रिपल्सन। ठीक है, बॉन्ड फॉर्मिंग कंडीशन में क्या होता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्सन इक्वल होता है। दिस इज कॉल्ड बॉन्ड फॉर्मिंग कंडीशन। तो आपको समझ में आया, जब दो एटम पास पास आते हैं, तो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है और फोर्स ऑफ रिपल्सन होता है। एट सर्टेन कंडीशन, दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इक्वल टू द फोर्स ऑफ रिपल्सन, which is called bond forming condition, which is called bond forming condition।
इस कंडीशंस में बॉन्ड की फॉर्मिंग होती है। समझ में आया दोस्तों कि बॉन्ड की फॉर्मेशन कैसे होती है? ठीक है? चलो, तो हमने बॉन्ड सीख लिया कि सर बॉन्ड होते क्या हैं और बॉन्ड क्या होते हैं। एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है और ये क्यों फॉर्म होता है? क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन इक्विलिब्रियम में आ जाते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, एक बेसिक सा टर्म पढ़ते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड की क्लासिफिकेशन क्या होती है? तो देखो दोस्तों, बॉन्ड तो हमें समझ में आ गया। जेम्स बॉन्ड क्या होता है? जो दो से दो लोगों को अट्रैक्ट करके रखते हैं, वो क्या है? बॉन्ड है। और बॉन्ड कितने टाइप्स के होते हैं? बॉन्ड हमारे जेम्स बॉन्ड भाई साहब दो टाइप के होंगे। एक तो स्ट्रॉन्ग होगा और एक क्या होगा दोस्तों? वीक बॉन्ड होगा। एक तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएंगे और दूसरा हम बनाएंगे वीक बॉन्ड। वीक, कमजोर है बेचारा, कमजोर है, वीक है, कमजोर है। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड और वीक बॉन्ड। अब आप बोलोगे सर व्हाट इज स्ट्रॉन्ग बॉन्ड एंड व्हाट इज वीक बॉन्ड? जिस बॉन्ड को तोड़ने पर 42 किलो जूल पर मोल से ज्यादा की एनर्जी रिलीज होती है, उसको हम स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कहते हैं। समझना मेरी बात, ध्यान से सुनना। When a bond is broken, then the energy released is more than 42 kilojoule per mole, then it is called strong bond. और यदि एनर्जी लेस देन 42 किलोजूल पर मोल आती है, then it is called weak bond. समझो मेरी बात, व्हाट इज स्ट्रॉन्ग बॉन्ड एंड व्हाट इज वीक बॉन्ड? जब एनर्जी 42 किलोजूल पर मोल से ज्यादा आए तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, और जब कम आए तो वीक बॉन्ड। कोई दिक्कत है व्हाट इज स्ट्रॉन्ग बॉन्ड और वीक बॉन्ड में? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड और वीक बॉन्ड, ठीक है। अब आपने स्ट्रॉन्ग बॉन्ड तो बना दिया। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कितने टाइप के होंगे दोस्तों? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड जो होते हैं वो हमारे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हमारे दो टाइप के होंगे। एक तो कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्रिएट करेगा। कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसको कि हम क्या कहते हैं? आयोनिक बॉन्ड कहते हैं। संभल के रहना, क्योंकि अगला टॉपिक ही आयोनिक बॉन्ड आने वाला है, जिसको कि हम क्या कहते हैं? आयोनिक बॉन्ड कहते हैं भैया। कौन सी बॉन्ड होती है ये? आयोनिक बॉन्ड होती है, ठीक है। और दूसरा होता है हमारा शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसको कि आप कोवैलेंट समझते हो, बट एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। तो पहला क्या है? कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसको कि हम आयनिक बॉन्ड कहते हैं। और दूसरा है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसको कि हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला पार्ट है यदि इक्वल शेयरिंग हो, इक्वल शेयरिंग होती है। और दूसरे पार्ट में अनइक्वल शेयरिंग होती है दोस्तों। कौन सी शेयरिंग होती है? अनइक्वल शेयरिंग। पहले पार्ट में इक्वल शेयरिंग होती है, दूसरे पार्ट में अनइक्वल शेयरिंग होती है। मतलब कि शेयरिंग तो हो रही है बट इक्वालिटी में बिलीव करता है, और दूसरे पार्ट में इनइक्वालिटी में। हम सबको डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ध्यान से देखना। यदि इक्वल शेयरिंग होगी तो उस बॉन्ड का नाम होगा कोवैलेंट, और यदि अनइक्वल शेयरिंग होगी तो उस बॉन्ड का नाम होगा कोऑर्डिनेट। क्या नाम होगा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट। समझ में आया? मैंने बॉन्ड की क्लासिफिकेशन आपको डिटेल्स में समझाई है। बॉन्ड दो टाइप के होते हैं, स्ट्रॉन्ग और वीक। वीक की बात मैंने अभी की नहीं है, हम इसकी भी क्लासिफिकेशन इसी लेक्चर में पढ़ेंगे। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में क्या होता है? जब आप इस बॉन्ड को तोड़ोगे तो कोई भी बॉन्ड टूटेगी, सॉरी, तो एनर्जी रिलीज होगा। इस बॉन्ड को, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को तोड़ने पर
जो एनर्जी रिलीज होगी वो 42 किलो जूल पर मोल होगी, और वीक बॉन्ड को तोड़ने पर जो एनर्जी रिलीज होगी वो 42 किलो जूल से कम होगी, इसमें ज्यादा होगी। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कितने टाइप के होंगे? या तो उसमें कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, जिसको कि हम आयनिक बॉन्ड कहते हैं, या फिर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। और जब शेयरिंग होगी तो इक्वल शेयरिंग हो सकती है, दैट इज कोवेलेंट बॉन्ड, और अनइक्वल शेयरिंग हो सकती है, दैट इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड। बिल्कुल डिटेल में बेसिक्स के साथ समझा रहा हूँ, एक एक चीज को डिस्कस करूंगा मैं। व्हाट इज आयनिक बॉन्ड, जो आपने पढ़ा होगा क्लास 10th में भी, ठीक है। मैं उसको दोबारा से आपको एक बार रिकॉल कर देता हूँ। मेटल नॉन मेटल में आई बिलीव आपने पढ़ा होगा। तो हम स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड की बात करेंगे, दैट इज आयनिक बॉन्ड की बात करेंगे। तो एक बात बताओ मेरे को दोस्तों, आयनिक बॉन्ड होता क्या है? पहले तो समझते हैं इसको कि सर आयनिक बॉन्ड आया कहाँ से, ये है क्या चीज, और ये क्या बला है भाई, ये किस लिए आ गया हमारी जिंदगी में। बट बहुत आसान है, बिकॉज आयंस का यूटिलाइजेशन तो हर जगह होता ही होता है। तो देखते हैं आयनिक बॉन्ड के बारे में, ध्यान से देखो। मान लो कि मैंने सोडियम मेटल लिया है। अब एक बात बताओ, व्हाट इज द सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या है दोस्तों? 11। एटॉमिक नंबर यदि 11 है तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सोडियम की क्या होगी दोस्तों? क्या होगी? अरे बताओ बताओ। 11 यानी पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, और तीसरे सेल में 1 इलेक्ट्रॉन। यही तो होगा 281। इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी सोडियम की? 281। तो क्या आपको ये चीज याद है? किसी ने ये चीज सिखाई है? आई होप मैंने ही सिखाई होगी आपको कि व्हाट इज ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट बाबा क्या बोल के गए थे? आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा। ऑक्टेट रूल क्या होता है दोस्तों? ऑक्टेट रूल ये कहता है, ऑक्टेट रूल क्या कहता है कि देखो, पहले क्या हुआ कि जब एलिमेंट हमें मिलने लगे तो जो एलिमेंट अनरिएक्टिव था, जो जल्दी रिएक्ट नहीं करता था, यानी कि जो स्टेबल था, वो नोबेल एलिमेंट था, है ना? क्रिप्टन, जेनन, रेडन, आर्गनियन। जब उन्होंने ये देखा कि यार नोबेल एटम का जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो उसके आउटरमोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 8 इलेक्ट्रॉन है। तो ऑक्टेट बाबा ने ये बोला कि जिसके आउटरमोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे उसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा और वो स्टेबल होगा। यानी कि ऑक्टेट बाबा ने क्या बोला दोस्तों? ऑक्टेट बाबा ने ये बोला कि आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए स्टेबिलिटी के लिए। 8 इलेक्ट्रॉन का मतलब है मॉलिक्यूल स्टेबल होगा। तो आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 8 इलेक्ट्रॉन। समझ में आया मेरे दोस्तों? आउटर मोस्ट सेल में यदि 8 इलेक्ट्रॉन है तो मॉलिक्यूल स्टेबल है, और मॉलिक्यूल स्टेबल है तो मॉलिक्यूल की तो हो गई ना, चांदी हो गई, क्योंकि मॉलिक्यूल स्टेबल हो गया। तो ऑक्टेट बाबा ने ये बोला कि यदि आउटरमोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है तो मॉलिक्यूल स्टेबल है। समझ में आया? तो स्टेबिलिटी का ये कंडीशन है, 8 इलेक्ट्रॉन होने ही होने चाहिए। अब देखो, सोडियम का मैंने एटॉमिक नंबर बोला है 11, दैट इज 281 कॉन्फ़िगरेशन है। पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, और लास्ट वाले सेल में 1 इलेक्ट्रॉन। तो ऑक्टेट बाबा ने ये बोला था कि हर एलिमेंट को लास्ट वाले सेल में 8 इलेक्ट्रॉन तो होने ही होने चाहिए। इसके लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन। तो ऑक्टेट रूल को फॉलो करने के लिए ये एक इलेक्ट्रॉन को लूज करना चाहेगा। इसको आप ऐसे सोचो कि सोडियम को या तो एक इलेक्ट्रॉन लूज कर ले या फिर 7 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले, तब भी तो लास्ट में 8 हो जाएंगे। बट 7 इलेक्ट्रॉन गेन करने में एनर्जी बहुत ज्यादा लगेगी। उससे ज्यादा आसान क्या है? एक इलेक्ट्रॉन का लूज करना। तो एक इलेक्ट्रॉन को क्या करना चाहेगा? ये लूज करना चाहेगा। तो सोडियम क्या करेगा दोस्तों? सोडियम क्या करेगा?
एक इलेक्ट्रॉन को लूज करना चाहेगा कि जा भाई, जी ले अपनी जिंदगी, तू खुश हो जा, क्योंकि मैं तो स्टेबल हो जाऊंगा। तो सोडियम क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। क्या करेगा दोस्तों? लूज करेगा। तो सोडियम जब एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो सोडियम पे कितने आएंगे? 10 आएंगे ना। समझ में आया? 10 का मतलब क्या है? 2 और 8। अब ऑक्सीड कंप्लीट, मॉलिक्यूल स्टेबल। वो भी खुश, मैं भी खुश, तुम भी खुश, हम भी खुश। तो सोडियम ने क्या किया? एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, और एक इलेक्ट्रॉन लूज करने पे सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब एक बात बताओ, क्या ऐसा पॉसिबल है कि सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज कर ले और वो उसका कोई फायदा ना हो? हर इंसान फायदा देखता है, तो एलिमेंट भी फायदा देखेगा ना। तो सोडियम भी अपना फायदा देखेगा। सोडियम बोलेगा, अरे मैं ऐसे ही अपने एक इलेक्ट्रॉन वेस्ट नहीं कर सकता, इसमें कुछ तो फायदा हो। ये भी अपना गुजराती भाई है, ये भी फायदा देखेगा। तो सोडियम ढूंढेगा किसी को जिसको एक इलेक्ट्रॉन दे दे, तो उसका भी भला हो जाए और इसका भी भला हो जाए। उसको वो कौन मिलेगा? क्लोरीन मिल जाएगा। क्लोरीन, क्लोरीन को रिक्वायरमेंट है एक इलेक्ट्रॉन की, क्योंकि ऑक्टेट बाबा ने उसका भी जुगाड़ कर रखा है। कैसे? तो ध्यान से देखो। तो सपोज करो कि मेरे पास क्लोरीन है। क्या है दोस्तों? क्लोरीन है। अब क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 17 रहता है सर, 17। और 17 का कॉन्जुगेशन क्या होगा? 2 8 7। अब ऑक्टेट बाबा ने इसकी भी लगा दी, क्योंकि ऑक्टेट बाबा ने क्या बोला कि भाई साहब, तेरे भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो तू भी अनस्टेबल है। और तू भी अनस्टेबल है, तो तेरी भी जगह नहीं है इस दुनिया में, क्योंकि जो स्टेबल है उसी की चलती है आजकल। तो क्लोरीन की भी जरूरत है स्टेबिलिटी की। और क्लोरीन की हेल्प करने कौन आ रहा है? सोडियम। सोडियम कह रहा है क्लोरीन को कि भाई तू टेंशन मत ले, मैं तेरी हेल्प कर दूंगा, क्योंकि मैं तेरा दोस्त हूँ। तो क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है ऑक्सीड कंप्लीट करने के लिए। और सोडियम आया और बोला, मैं दे रहा हूँ भाई तुझे एक इलेक्ट्रॉन, मेरे से इलेक्ट्रॉन ले ले। तो सोडियम ने क्या किया? सोडियम ने क्या किया? एक इलेक्ट्रॉन अपने किसको दिए? क्लोरीन को दे दिए। अरे मजेदार बात है ना, गिव एंड टेक रिलेशनशिप है। सोडियम को ज्यादा था, उसने क्लोरीन को दे दिया कि ये ले भाई, जी ले अपनी जिंदगी, तू भी खुश रह, मैं भी खुश रहूंगा। तो सोडियम ने क्या किया दोस्तों? इलेक्ट्रॉन किसको दे दिए? क्लोरीन को। तो सोडियम पे क्या चार्ज आएगा? पॉजिटिव, और क्लोरीन पे नेगेटिव। आपको ये बात समझ में आ गई? यहाँ पर कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है दोस्तों। यानी कि इलेक्ट्रॉन सोडियम से कहाँ जा रहे हैं? क्लोरीन पे जा रहे हैं। और जहां भी कंप्लीट ट्रांसफर होगा, वहां पर अपना आयनिक बॉन्ड आ जाएगा। क्या सही बोला ना? समझ में आया? तो आयनिक बॉन्ड का मतलब है कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सोडियम से क्लोरीन की ओर, सोडियम से क्लोरीन की ओर। कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब है आयनिक बॉन्ड। हंसते हंसते हमने आयनिक बॉन्ड सीख लिया सर। अब मुझे हंसते हंसते आयनिक बॉन्ड की प्रॉपर्टीज भी बता दो, तो मजा आ जाएगा। और मजा दिलाने के लिए अमन सर हैं आपके साथ, एकदम मेरे साथ बने रहिएगा दोस्तों। देखो, आयनिक बॉन्ड की प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। आयनिक बॉन्ड होता क्या है, हमने ये सीख लिया। अब इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। सबसे पहली चीज हमने ये देखी कि आयनिक बॉन्ड के अंदर ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं। इलेक्ट्रॉन सोडियम से कहाँ जा रहा है? क्लोरीन के पास जा रहा है। तो जहां भी ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, वहां आयनिक बॉन्ड होगा। और जहां भी आयनिक बॉन्ड होगा, वहां पर क्या आएंगे दोस्तों? चार्ज आएंगे, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। अब आप मेरे को एक बात बताओ, यदि मैं पॉजिटिव हूं और मेरे साथ कोई नेगेटिव खड़ा है,
तो दोनों के बीच में अट्रैक्शन तो होगा ना। अरे पॉजिटिव और नेगेटिव अट्रैक्ट करेंगे नहीं करेंगे? तो जब पॉजिटिव और नेगेटिव अट्रैक्ट करेंगे तो दोनों की बॉन्डिंग क्या होगी? स्ट्रांग होगी ना। अरे आप स्कूल में पढ़ते हो, आपकी क्लास में आप बैठे हो और आपकी क्लास में कोई बैचमेट आ जाए जो अपोजिट जेंडर का हो, तो क्या अट्रैक्शन होगा कि नहीं होगा? आप और मन लगा के पढ़ोगे। अरे होता है भाई, इस एज में होता है, सबको होता है। तो आप अट्रैक्शन डेवलप होगा दोनों के बीच में, क्योंकि चार्ज क्या है? अपोजिट है। आपके पास पॉजिटिव, उनके पास नेगेटिव। इसका मतलब है कि अपोजिट चार्ज जब भी आएंगे ना, तो एक अट्रैक्शन डेवलप होगा। और जब अट्रैक्शन डेवलप होता है ना, तो बॉन्डिंग स्ट्रांग होती है। बॉन्डिंग स्ट्रांग होती है। तो कोई भी पूछे कि आयनिक बॉन्ड क्यों स्ट्रांग होता है? क्योंकि इसमें अपोजिट चार्जेस होते हैं। तो क्या मैं ये लिख सकता हूं मेरे दोस्तों कि दिस इज अ स्ट्रांग बॉन्ड? आयनिक बॉन्ड इज अ स्ट्रांग बॉन्ड बिकॉज यहाँ पर चार्ज हो रहे हैं अपोजिट, प्लस और माइनस। तो आयनिक बॉन्ड हमारा स्ट्रांग बॉन्ड होता है क्योंकि इसके पास क्या होता है? प्लस और माइनस चार्ज मिक्स होते हैं। ठीक है? तो स्ट्रांग बॉन्ड का मतलब है कि यदि कोई चीज स्ट्रांग है, तो एक बात बताओ, यदि मैं स्ट्रांग हूं, यदि आप स्ट्रांग हो, तो आपको तोड़ने में, यदि किसी को आपको मारना हो, फाइट करनी हो, तो ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी या कम देनी पड़ेगी? ज्यादा। क्योंकि आप जिम विम जाते हो, बॉडी बिल्डर हो, तो ऐसे ही कोई आ जाएगा आपके पास? भाई मैं नहीं जाता, देखो मैं पतला हूं, मैं नहीं जाता। बट लोग, जो लोग जाते होंगे, उनकी तो बॉडी स्ट्रांग होती होगी ना। तो स्ट्रांग बॉन्ड है वो। तो जो स्ट्रांग बॉन्ड होते हैं ना, उनको तोड़ने में ज्यादा एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है। यानी कि उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? हाई होगा। तो आयनिक बॉन्ड का दूसरा प्रॉपर्टीज क्या बोलोगे आप दोस्तों? हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इज द आयनिक बॉन्ड, प्रॉपर्टी ऑफ द आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड की प्रॉपर्टी क्या होती है? आयनिक बॉन्ड हैज हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है? बिकॉज आयनिक बॉन्ड इज अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। समझ में आया? अरे आया नहीं आया? अरे आ गया होगा यार, इतने मस्ती में पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को। आयनिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है क्योंकि इसके पास चार्ज होते हैं। कौन से चार्ज? अपोजिट चार्ज। और आयनिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है तो इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या है? ज्यादा है। समझ में आया? और इनकी हाई डेंसिटी होती है। इनकी हाई डेंसिटी होती है। समझ में आया कि आयोनिक बॉन्ड हैज अ हायर डेंसिटी बिकॉज वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। समझ में आ गया? ठीक है। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी की, कि यार बल्ब जल रहे हैं, ये चल रहा है तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रहा है। एक बात बताओ, क्या आपने थ्री इडियट मूवी देखी है? सबने देखी होगी, या जिन बच्चों ने नहीं भी देखी होगी तो देख लेना। बहुत अच्छी मूवी है, इंस्पायरिंग है। थ्री इडियट मूवी में जब रेंचो जाता है, रैगिंग होती है उसकी कॉलेज में, तो रैगिंग से बचने के लिए वो क्या करता है याद है? इलेक्ट्रिसिटी वाला सीन याद है सबको? अरे वो आयनिक बॉन्ड ही तो था। तो हम क्या बोलेंगे? आयनिक बॉन्ड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। आयनिक बॉन्ड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, बट मोल्टेन स्टेट में। क्योंकि ये जो यूरिन था ना, यूरिन में क्या था? आयंस थे। और वो आयंस वायर के थ्रू ट्रेवल करके जहां जाना था वहां चले गए और करंट लग गया उसको। ठीक है? तो इसका मतलब आयनिक बॉन्ड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टेन स्टेट। इसका मतलब है दोस्तों, आयनिक बॉन्ड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टेन स्टेट। इन मोल्टेन स्टेट। तो याद है
थ्री इडियट मूवी में क्या हुआ था, ठीक है ना? क्योंकि यूरिन में आयंस होते हैं, सॉल्ट होते हैं ना, तो सॉल्ट में तो आयंस होंगे और आयंस क्या करेंगे? ट्रैवल करेंगे। कहाँ से? ठीक है, वायर के थ्रू, और कहाँ जाएँगे? जहाँ जाना है। समझ में आया? तो कहने का मतलब है कि यदि मैंने आयनिक बॉन्ड बनाया है, दैट मीन्स कि प्लस और माइनस, तो ये क्या कर रहा है? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफर हो रही है सोडियम से क्लोरीन की ओर। और हमने बचपन में पढ़ा था, जहां भी इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होगी वहां पर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी कि नहीं होगी दोस्तों? इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट, याद है? मेटल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वही तो है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट हो रही है सोडियम से क्लोरीन की ओर, तो इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट हो रहा है दोस्तों, सोडियम से क्लोरीन की ओर। समझ में आया? आयनिक बॉन्ड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन द मोल्टेन स्टेट। मोल्टेन स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है ये, और क्योंकि मोल्टेन स्टेट में ही आयंस में कन्वर्ट होते हैं। क्या आपको मैंने 4 प्रॉपर्टी बताई, समझ में आ गया? ठीक है? अगली प्रॉपर्टी क्या होती है आयनिक बॉन्ड की? अगली प्रॉपर्टी होती है, सॉरी सॉरी, मेरा जो आयनिक बॉन्ड है ना, उसका क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है। इसका क्या मतलब है सर? थोड़ा ये भी समझा दो। व्हाट इज क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर? क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर क्या होता है? क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, तो मैं आपको सोडियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर बना के दिखा रहा हूं, और आपको ये दिखाऊंगा कि ये क्रिस्टलाइन किस तरीके से है। ध्यान से देखना मेरी बात। मैंने बोला एक एक चीज मैं डेप्थ में एक्सप्लेन करूंगा, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे मान लो कि ये Na+ है, ये मेरा Cl- है, सिमिलरली ये Na+ है, ये मेरा Cl-। ठीक है, वापस से हम लिखेंगे इसको Cl- Na+, अगेन Cl-, अगेन Na+। ठीक है, दोबारा से ट्राई करते हैं। ठीक है, तो ये मैंने NaCl का स्ट्रक्चर बनाया है। देखो, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, मतलब जिसमें रेगुलर अरेंजमेंट हो। पहले सोडियम आया, फिर क्लोरीन आया, फिर सोडियम आया, फिर क्लोरीन आया, फिर क्लोरीन आया, फिर सोडियम 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 आया। तो इसमें क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है अपोजिट आयंस का। क्रिस्टलाइन का मतलब होता है रेगुलर अरेंजमेंट, रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ, जब मॉलिक्यूल होगा तो उसको कहेंगे क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। तो व्हाट इज क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर दोस्तों? जिसके अंदर क्या होता है? रेगुलर अरेंजमेंट होती है। क्या होती है दोस्तों? रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ द एटम्स। तो जब भी आपके पास रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ एटम्स हो, तो उसको हम कहते हैं क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। और आयनिक बॉन्ड एक क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, क्योंकि देखो सोडियम क्लोरीन सोडियम क्लोरीन क्लोरीन सोडियम क्लोरीन सोडियम। ठीक है दोस्तों, तो एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है, तभी तो आपस में फिट हो रहे हैं ना आयन। अपोजिट आयंस आपस में अट्रैक्ट हो रहे हैं, फिट हो रहे हैं। तो इनको जब हम हीट डालेंगे ना, तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगी? हाइयर होगी दोस्तों। समझ में आया? आयनिक बॉन्ड की प्रॉपर्टी, आयनिक बॉन्ड हैज अ क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। ठीक है दोस्तों, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर क्यों है? क्योंकि इनकी
रेगुलर अरेंजमेंट होती है, फिक्स्ड अरेंजमेंट होती है, और फिक्स्ड अरेंजमेंट होगी तो इनका भी स्ट्रक्चर कॉम्पैक्ट बनेगा। ठीक है दोस्तों? तो ये हमने 4 प्रॉपर्टीज पढ़ी है आयनिक बॉन्ड की। आयनिक बॉन्ड की हमने 4 प्रॉपर्टीज पढ़ी है। एक प्रॉपर्टीज क्या थी पहली, कि आयनिक बॉन्ड जो होता है काफी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, काफी स्ट्रॉन्ग होता है। इसका हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। इसकी डेंसिटी भी हाइयर होती है। आयनिक बॉन्ड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है इन द मोल्टेन स्टेट बिकॉज आयंस ट्रेवल करते हैं। और ये क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में आता है। क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर का मतलब है कि आप क्या कर रहे हो कि मॉलिक्यूल रेगुलर अरेंजमेंट में आ रहा है, मतलब यहां से वहां जा रहा है, सोडियम से क्लोरीन और क्लोरीन से सोडियम जा रहा है दोस्तों। और जब ऐसा होगा, रेगुलर अरेंजमेंट होगा, तो मॉलिक्यूल का शेप भी क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। और वो बॉन्ड भी क्या बनाएगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा। और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाने से उसकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगी दोस्तों, हाइयर हो जाएगी। डेंसिटी हाइयर हो जाएगी। समझ में आया? तो ये आयनिक बॉन्ड का बेसिक कैरेक्टरिस्टिक मैंने आपको सिखाया है। तो आज के लेक्चर में हमने ये सीखा कि आयनिक बॉन्ड होते क्या है, उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, इवन केमिकल बॉन्डिंग क्या होती है, केमिकल बॉन्डिंग कितने टाइप्स के होते हैं, क्या स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं और क्या वीक बॉन्ड होते हैं। जब हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे तो और डिटेल्स में आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड और वीक बॉन्ड के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में ड्यूके इंडिया के इस ऑसम प्लेटफॉर्म पे, और आपके लिए आपकी पढ़ाई बिल्कुल ही आसान करने आएंगे। थैंक यू।